आप एक्सपोर्ट बिजनेस में या आप इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं तो प्राइस नेगोशिएशन या कॉस्टिंग को नीचे रखना या प्राइस को नेगोशिएट करना एक ऐसी स्किल है जिसका आपका बिजनेस पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। और ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपका बिजनेस में प्रॉफिट कैसा रहेगा, आपका सर्वाइवल कैसा रहेगा, आपकी सक्सेस रेट कैसी रहेगी। ये नेगोशिएशन स्किल चाहे प्रॉफिट के मामले में हो, चाहे प्राइस के मामले में हो, चाहे आपकी कॉस्टिंग के मामले में हो, ये डिसाइड करती है कि आपकी बिजनेस लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल रहेगा या नहीं रहेगा। हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर्स। मेरा नाम इरफान है, मैं एक मर्चेंट एक्सपर्टर हूँ। मेरा मिशन है अगले 5 सालों में देश को 5,000 नए एक्सपोर्टर्स को तैयार करना, ताकि हम सब मिलकर इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। इसी कड़ी में जो आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बायर को पटाना, अपने सप्लायर को राजी रखना, या इस चीज़ को अगर आप एक वर्ड में बोलना चाहें तो प्राइस नेगोशिएशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाली कि किस तरह आपको बायर या अपने सप्लायर के पास अपनी प्राइस को नेगोशिएट करना है, अपनी बात फाइनलाइज करना है जो लॉन्ग टर्म चले, जिससे बायर और सप्लायर के साथ हम दोनों के साथ हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बना सकें। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये चीज़ को क्लियर कीजिए कि प्राइस का जो नेगोशिएशन है, चाहे बायर एंड पर है चाहे सप्लायर एंड पर है, ये सिर्फ ये नहीं कि हमने किसी सामने वाले से रेट को कम करा लिया या हमें हमारी जो मन मुताबिक रेट थी वो हमने ले ली। इसका कतई रेट मतलब ये नहीं है प्राइस नेगोशिएशन का मतलब। प्राइस नेगोशिएशन वही होता है जिसमें बायर भी हैप्पी रहे, अपना सप्लायर भी हैप्पी रहे और वो दोनों अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। प्राइस नेगोशिएशन एक ऐसी स्किल है जिससे आप बायर और सप्लायर दोनों एंड पे अपने लिए ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं। आप लॉन्ग टर्म रिपीट ऑर्डर देते भी हैं और लेते भी हैं, और हर हाल में क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, हॉनेस्टी के साथ या अपनी मॉरल एथिकल वैल्यू के साथ अपने बिजनेस को करते हैं। यही प्राइस नेगोशिएशन है। करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो आपकी प्राइस और आपकी कॉस्टिंग को अफेक्ट करती है। वो है सबसे पहला प्रोडक्ट की कॉस्ट में आप हमेशा 2 चीज़ों या 3 चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला रॉ मटेरियल प्लस पैकेजिंग, लेबलिंग और जो बेसिक खर्चे जो प्रोडक्ट को सेल आउट करने के साथ जुड़े होते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन होगा, फैसिलिटीज़ होगी, वेयर हाउसिंग होगा, इन सब के बारे में। ठीक है। जो सेकंड आप ग्लोबल बिजनेस के वक्त अपनी प्राइसिंग फैक्टर में देखेंगे वो है गवर्नमेंट के इंसेंटिव। और गवर्नमेंट की स्कीम एक मेजर रोल प्ले करती है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपके मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सी बार गवर्नमेंट के इंसेंटिव इतने अच्छे होते हैं कि यहाँ का एक्सपोर्टर बिल्कुल 0% प्रॉफिट या 1% प्रॉफिट में भी काम करने को तैयार होता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं इसको 1% पे भी दे दूँगा तो गवर्नमेंट के इंसेंटिव तो मुझे मिल ही रहे हैं, तो मैं अपना प्रॉफिट वहाँ से कैलकुलेशन कर लूँगा। एज अ एक्सपोर्टर ये बात सही है, आप कंसिडर कर सकते हैं, बट एज अ नेशनल पर्सन या आप भारतीय नागरिक होने की तरफ ये नहीं सोच सकते कि मैं 1% प्रॉफिट के साथ अपना बिजनेस कर लूँ। आप कर लेंगे नो डाउट, पर इससे देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा, मार्केट में हमारा प्राइस सेंस टूटेगा। तो आपका जब भी आप प्राइसिंग के फैक्टर को देखें तो आप इसको भी अपने ध्यान में रखें कि गवर्नमेंट का इंसेंटिव क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्या है। ठीक है। थर्ड चीज़ आपको प्राइसिंग को फैक्टर करेगी एक्सपोर्टिंग में, वो है डेस्टिनेशन कंट्री का ड्यूटी और डेस्टिनेशन कंट्री में कंपटीशन प्राइस। ठीक है। डेस्टिनेशन कंपटीशन में ड्यूटी को देखना होगा कि जैसे आप इंडिया से एक प्रोडक्ट मोरक्को भेजते हैं, सपोज़ कीजिए आपने चीनी शक्कर भेजी, शुगर। मोरक्को में जब इंडिया से शक्कर एक्सपोर्ट होकर मोरक्को में जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट 5% ड्यूटी लेती है इंपोर्ट के ऊपर, और मोरक्को ने वहीं जो आप उसकी शुगर है किसी और कंट्री से खरीद, सपोज़ उसने सूडान से खरीद ली मोरक्को ने, और जब सूडान से वही प्रोडक्ट मोरक्को में जाता है तो मोरक्को उसके बाद 3% इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करता है। तो एक डेस्टिनेशन कंट्री में ड्यूटी एक मेजर रोल प्ले करती है। आपको समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट वहाँ की इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद आपके बायर को कितने में लैंडेड कॉस्ट पड़ेगी, क्या वो अपना प्रॉफिट ऐड करके इसमें मार्केट में सर्वाइव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो आपको प्राइस नेगोशिएशन करते हुए ये चीज़ आपको दूर तक देखनी होगी कि बायर की कंट्री में उसका लैंडेड कॉस्ट क्या होगा। प्राइस को जो फैक्टर अफेक्ट करता है ऑब्वियसली वो MOQ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि हम सब जानते हैं जितना बड़ा ऑर्डर क्वांटिटी होगा मार्जिन का परसेंटेज उतना छोटा हो जाएगा, लेकिन सेल का वॉल्यूम उतना बड़ा हो जाएगा। तो एक कंपटीटर, एक मार्केटर, एक एक्सपोर्टर एक बड़े MOQ में कम प्रॉफिट के साथ भी काम करने के लिए तैयार होता है। तो हमेशा आप अपना MOQ चेक करके रखें कि पर्टिकुलर MOQ यानी 500 पर इतना, 1000 पर इतना, 1000, 2000 पे इतना हम ऑफर कर सकते हैं प्राइस के अंदर। तो इन सारे प्राइस को प्राइस नेगोशिएट करते वक्त या बायर को प्राइसिंग देते वक्त या सप्लायर से प्राइसिंग देते वक्त इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा, और अब एक 360 डिग्री सोचिएगा कि क्या ये प्राइस जस्टिफाई है मेरे सप्लायर को देने के लिए, या मैं बायर को इससे आउटरीच कर सकता हूँ या नहीं। फिजिकल बिहेवियर के बारे में या एक साइकोलॉजी का, जब भी आप एक्सपोर्ट की डील फाइनलाइज करते हैं या आप अपने आप को एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के शूज़ में रख के देखिए कि जब आप किसी को अपनी प्राइस कोट करते हैं, आप एज अ इंपोर्टर हैं, किसी ने आपको प्राइस दिया तो आप सामने वाले पर्सन के लिए क्या बातें सोचेंगे। एक साइकोलॉजी बिहेवियर सबके अंदर कॉमन होता है, आप में भी होगा, मेरे अंदर भी होगा, क्योंकि लास्ट ऑफ द लिस्ट आप तो उसको अपना पैसा दे दो, तो आप देखना तो चाहोगे ना कि जो आपका सप्लायर है वो ट्रस्टेड है या भी नहीं, वो आपको जो प्रोडक्ट दे रहा है वो वैल्यूबल है या नहीं, आपको जो प्रोडक्ट की वैल्यू या प्राइस उसने दी है वो आप उसको जस्टिफाई करते हो या नहीं, क्या मार्केट में इससे और भी सस्ता मिल रहा है, या सप्लाई उसके जो बायर है उसके पास और भी कोई ऑप्शन है। इन सब चीज़ों को फैक्टर में देखिएगा। तो जब भी बायर आपको बोले कि आपको वैल्यू प्रोडक्ट
आपको क्या वैल्यू मिल रही है, मतलब आप हमें क्या वैल्यू इस प्राइस के अंदर दे रहे हैं, तो आप उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी बता सकते हैं, आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में बता सकते हैं, आप वेयर हाउसिंग के बारे में बता सकते हैं, आप जीएमपी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है या आईएसओ के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। इन सब चीज़ों को आप एज अ वैल्यू गिना सकते हैं कि सर हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इस वजह से हमारा प्राइस रेंज इतना है। ठीक है। बहुत सी बार बायर आप पर भरोसा या ट्रस्ट नहीं करता, या तो आप नए होते हैं बिजनेस में, या आपकी शिपमेंट्स उस कंट्री में नहीं गए होते हैं किसी भी रीज़न से, तब बायर को आप अपने सर्टिफिकेशन दिखा सकते हैं, अपने लेटर्स दिखा सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट के थ्रू जो जो आपको सर्टिफिकेशंस मिले हैं, डॉक्यूमेंट है, वो सब आप बायर को दिखा सकते हैं एज अ ट्रस्ट प्रूफ के लिए। और बहुत सी बार बायर ये कह के निकल जाता है कि इससे सस्ता मेरे लिए मार्केट में अवेलेबल है, तो आप बायर को उस तक अपनी वेयर हाउसिंग के बारे में, लॉजिस्टिक के बारे में, अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, स्टैंडर्ड के ऑल ओवर दी बारे में बता सकते हैं। तो ये एक बेसिक साइकोलॉजी है कि जब भी आप प्रोडक्ट को परचेस करने चाहेंगे तो आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। आपको उन क्वेश्चन को पहले से आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका बायर आपसे चाहता क्या है। सेम ऐसा सप्लायर, जब आप किसी सप्लायर के पास प्राइस नेगोशिएट करेंगे तो आपको भी ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे, तो आप उसी हिसाब से आपका डिसीजन मेंटेन करेंगे। सेम एज अ एक्सपोर्ट आप इस चीज़ों को भी अपने माइंड में प्राइस नेगोशिएट करते वक्त ध्यान में रखिए। चलिए अब बात करते हैं आपका अपने बायर को एक्सपोर्ट के हिसाब से कि आपने बायर को जो प्राइस दिया था, कोट किया था, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। बायर ने एक्सेप्ट करने के बाद बोला कि हम इसमें प्राइस नेगोशिएट करेंगे, हम इस प्राइस प्रोडक्ट पे नहीं चाहिए, और बायर ने आपके साथ कोई मीटिंग सेट की है या आपने उनको ईमेल में वापसी जवाब देना है कि आप कहाँ तक उसको लास्ट ऑफ़र करेंगे, तो आपको नेगोशिएशन से पहले, प्राइस नेगोशिएशन के पहले कुछ तैयारी करके रखनी पड़ेगी अपने पास, ताकि आप जब बायर से लास्ट मोमेंट पे डील कर रहे हो तो आप उस डील को जीत सकें। उसमें जो सबसे पहले आता है, आपको ब्रेक इवन कॉस्ट देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपका ब्रेक इवन कहाँ पर हो रहा है, मतलब किस क्वांटिटी पे जाकर आपका प्रॉफिट मार्जिन ब्रेक इवन हो जाता है। सपोज़ कीजिए आपको 10% प्रॉफिट चाहिए और आपने सोचा मैं उससे नीचे काम नहीं करूँगा, तो आप 10% प्रॉफिट के लिए आपको कितना सेल करना है, किस वैल्यू पे करना है, क्या इन्वेंट्री का फाइनल कॉस्ट होगा और क्या सेलिंग प्राइस आपको चाहिए, आप अपने पहले से माइंड में रखिए। सेकंड, आपका टारगेट प्रॉफिट क्या है, आपका टारगेट प्राइस क्या है, इसको पहले से आप कंसिडर कर लीजिए, ताकि जब आप बायर से डील कर रहे हो तो आपको पता रहे कि मेरा लीस्ट पॉइंट आ चुका है, मैं इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा, साथ में साथ आप जो एक मार्केट ट्रिक होती है एमओक्यू का ऑफर करना, जब आपकी प्राइस प्रॉफिट मैच नहीं खा रहा हो शॉर्ट क्वांटिटी में, तब आप बायर को एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी ऑफर कर सकते हैं उसके प्राइस रेंज के मुताबिक, तो वो भी आपको पहले से माइंड में रखनी होगी। गवर्नमेंट के स्कीम्स और एडवांटेज आपको मिलने वाले उसके बारे में आप पहले से ही अपनी ब्रेक इवन शीट में लिख के रखिए कि अगर हम प्राइस में इतना नीचे करते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू में इतना सपोर्ट और मिल जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट रेशियो बराबर आ जाएगा। इन सब चीज़ों को आपको एक्सपोर्टर पहले से तैयार करके रखना होगा जब बायर से आप फाइनल डील करने बैठें। और जब ये सब कुछ आपके पास तैयार होगा तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस का लेवल आएगा डील को फाइनलाइज करते हुए कि बस ये डील अब हमारी है, हमसे डील कोई चुरा ही नहीं सकता। हम नहीं भाई साहब कैसे चुरा जाए। आपने जब पूरी प्रिपरेशन के साथ आप बायर के सामने होते हैं, बायर भी इंप्रेस होता है आपके कॉन्फिडेंस को देख के, आपकी एनर्जी को देख कर। है ना, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताता हूँ। ये प्रैक्टिकल टेक्निक बरसों से हमारे बिजनेस में यूज़ करती है, हम हमारी फैमिली जो हमारी बिजनेस से करती है, हम शुरू से इस टेक्निक्स को देखते हैं। ये नई नहीं है, सारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, लेकिन आज भी काम करती है। सबसे पहला होता है कि आप थोड़ा सा बायर को जितना टारगेट प्राइस मार्केट में चल रहा होता है उससे 1 या 2 रुपया या 1%, 2%, 5% तक थोड़ा रेट बढ़ा कर दीजिए। और जब बायर साहब की बात हो तो आप उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रख दीजिए। किसी भी रीज़न से कोई सेल लगा, मतलब कोई फेस्टिवल आ रहा था उसके हिसाब से डिस्काउंट दे दिया, या मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया इस हिसाब से दे दिया, न्यू कस्टमर को जोड़ना है इस हिसाब से दे दिया, तो आप थोड़ा सा उनको ऑफर डिस्काउंट कर दीजिए वही, और आप उसी प्राइस प्रोडक्ट में आ जाएंगे जो मार्केट में उस टाइम चल रहा होगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड, आप ऐसे मत करिए कि 50 का 49 दे दो, 48 दे दो, 50 ले लो, ऐसा नहीं। आप हमेशा ना बायर को एक एमओक्यू दे दीजिए कि पर्टिकुलर एमओक्यू पे हम ये वाला प्राइस लेंगे, आपका क्वांटिटी अगर इससे बढ़ता है तो हम ये वाला, इस स्लैब में ये वाला प्राइस देंगे, इसके बाद स्लैब में हम ये वाला प्राइस दे देंगे। इसका जो करंट एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो अलीबाबा की वेबसाइट पर जाइए, अपनी क्वांटिटी मेंशन करिए, वहाँ हर सप्लायर ने अपना एमओक्यू और प्लस प्राइस दोनों को मेंशन कर रखा है कि आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सी बार क्या होता है, बायर के माइंड में होता है कि आपका लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस ज़्यादा है और बायर उसको कम लेके चलता है, या बहुत सी बार बायर कम लेके चलता है, आपका ज़्यादा है। दोनों कंडीशन में आप इसके लीवरेज का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप लॉजिस्टिक के थ्रू भी अपना प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं बहुत सी बार। और मार्केट में एक प्रो टिप ये है कि आप उन बायर्स को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए जो हमेशा चीपेस्ट की डिमांड करते हैं, सस्ता दो सस्ता दो सस्ता दो। यकीन मानिए आप उन बायर्स के साथ कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। आप सिर्फ जो आपका सेल और बिजनेस होगा तो भी वो सिर्फ डेटा का बिजनेस होगा, प्रॉफिट ड्राइवन बिजनेस नहीं होगा। तो मार्केट से आप ऐसे बायर ना फाइंड करिए, उन बायर के साथ काम मत करिए जो मार्केट में हमेशा बोलते हैं कि चीप दो सस्ता दो सस्ता दो। अनलेस उन बायर के साथ काम करिए जो स्टैंडर्ड मेंटेन करके काम करना चाहता हूँ, वो आपको प्रॉफिट भी देंगे, साथ में साथ आपको रिपीट ऑर्डर भी देंगे और आपके लिए लॉयल और ट्रस्टेबल कस्टमर भी बनेंगे।
अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो कॉमन मिस्टेक्स होती है किसी भी प्राइस नेगोशिएशन करते वक्त। वो चीज़ ये होती है कि आप है ना सिर्फ प्राइस पे फोकस हो जाते हैं, नहीं कि बस मैं तो इतने का ही दूंगा, मैं इतने का ही दूंगा, अनलेस आप ये बात नहीं करते कि हमारा प्रोडक्ट क्या वैल्यू है, प्रोडक्ट के क्या फ़ीचर हैं, आपको क्या यूज़फुल रहेगा, हमारी पैकिंग कैसी है, हम काम करने का तरीका कैसे, इन सब बारे में आप ध्यान नहीं देते। बहुत सी बार आप है ना बाहर के कल्चर और बाहर के कम्युनिकेशन को इग्नोर करते हैं, मतलब उसको बोलने का मौका ही नहीं देते, वो क्या कहना चाह रहा है उसकी बात को नहीं समझते। जब आप ऐसा करेंगे ना तभी आप अब डील को फाइनलाइज करने में आपको बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि हमेशा बोलना ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सी बार आपको सुनना पड़ेगा, आपके बायर को देखना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सी बार ऐसा भी होगा या तो आपके एंड से या बायर के एंड से कि वो सिर्फ जल्दी से डील क्लोज करना चाहते हैं विदाउट एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट। और जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो विदाउट एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट तो आप अपना एक स्टेप भी आगे ना बढ़ाएं, आपको बाद में काफ़ी नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। और जब भी आप प्राइस नेगोशिएट करने बैठे तो आप अपने पास कॉस्ट शीट हमेशा रखें कि किस पॉइंट पे आपको कितना कॉस्ट आ रहा है और कहाँ तक आपको अपनी डील फाइनलाइज करनी है। और बहुत सी बार ऐसा होगा कि आप सब कुछ अपनी एंड से ही करोगे, लेकिन फिर भी बायर आपसे लेने का इच्छुक नहीं होगा, आपसे लेने की इच्छा नहीं रखता होगा, तो आप उसको कुछ 2 या 3 टाइम फॉलोअप करिए, देन देखिए बिजनेस हो रहा है तो ठीक, नहीं तो फर्दर दूसरे बायर पे अपने एफर्ट्स को लगाइए। अब अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज आपके बिजनेस में वैल्यू ला रहा है तो ये सिर्फ ट्रेलर था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ। अगर आप घर बैठे बिना कोई कोर्स लिए या बिना कुछ पैसे खर्चे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और इस प्लेलिस्ट को देखिए, जिसमें मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं और आगे भी हम ऐसे काफ़ी वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियोस के थ्रू आराम से बिना कुछ स्पेंड किए आराम से फ्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को सीख सकते हैं। सीरियसली स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में मेरे साथ, मेरी गाइडेंस में, मेंटरशिप में बिना टाइम वेस्ट किए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को करना और सीखना, तो आप मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे 14 मॉड्यूल्स हैं और पर मॉड्यूल्स का आपको डिस्क्रिप्शन हमारे इस कोर्स पेज पे मिल जाएगा कि हम क्या इसमें वैल्यू ऑफर कर रहे हैं आपको। तो आप एक कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसमें बिना टाइम वेस्ट किए आप कुछ ही दिनों में 20-25 दिनों में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ल्ड को बेसिक तरीके से पूरा जान पाएंगे और किस तरह ये वर्ल्ड काम करता है उस बारे में देख पाएंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और चलिए अब वापस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये था कंप्लीट हमारा आज का वीडियो जो प्राइस नेगोशिएशन के बारे में था। और प्राइस नेगोशिएशन अगला वीडियो हमारा बायर सेंट्रिक है, इसके बाद भी हम आगे काफ़ी वीडियोस लाने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। आज के वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और इन वीडियोस इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वर्ल्ड में इंटरेस्टेड है या काम कर रहे हो। तो दिस साइड इरफान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और नई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की धमाकेदार वीडियो में। तब तक आप सोचते रहिए ग्लोबल और आप बेचते रहिए ग्लोबल। थैंक यू।